हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है मॉस्को मिशन। मूवी 30 साल पहले हुए एक असली मिशन पर बेस्ड है और इस मूवी का थ्रिल आपको एंड तक बांध ही रखेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारी ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग साल 1993 से होती है और बताया जाता है कि 90s के दौरान रशिया की इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई थी, जिस कारण रशिया बाकी देशों को अपने यहाँ का सामान सस्ते में बेचने लगा था। रशिया के सबसे ज्यादा खरीदार चाइना से थे, इसलिए ट्रेडर्स और खरीदारों ने मिलकर K3 नाम की एक स्पेशल ट्रेन बनवाई जिससे सारे ट्रेडर्स एक ही साथ रशिया ट्रांसपोर्ट हो सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमीर लोगों से भरी इस ट्रेन को लूटने के लिए कितने सारे ठग घात जमाए बैठे हैं। आगे इसी ट्रेन में हम सैरा नाम की एक पैसेंजर को देखते हैं। कंपार्टमेंट से गुजरते वक्त सैरा को जियान नाम का एक अमीर आदमी बीच में ही रोक लेता है। जियान सैरा से अपने पास बैठने को कहता है। सैरा कहती है, इसके लिए तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए। इसे सुन जियान और उसके साथी जोर जोर से हंसते हैं। जियान कहता है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना अमीर हूँ। ऐसा कहकर जियान अपना पैंट खोलकर उसमें रखे हजारों डॉलर्स दिखाता है। इन्हें देख सैरा हैरान होती है और जियान से थोड़ी देर बाद मिलने का कहकर वहां से चली जाती है। वापस आकर सैरा अपनी डायरी के कागज में अमीर अमीर पैसेंजर्स की सीट और उनका रो नंबर लिख लेती है। दरअसल सैरा एक चोर थी और उसका काम ट्रेन में बैठे लोगों में सबसे हाई क्लास लोगों का पता लगाना था ताकि उन्हें लूटा जा सके। तभी हम मिचिको को देखते हैं। मिचिको के सामने बैठी लेडी जून सिगरेट पी रही थी। ये सब मिचिको को पसंद नहीं आता और मिचिको अपने हस्बैंड के साथ वहां से चली जाती है। उसी वक्त ट्रेन दूसरे स्टेशन में आकर रुकती है और कई नए पैसेंजर्स के साथ उस ट्रेन में सैरा को हायर करने वाला मास्टरमाइंड शिन और शिन का राइट हैंड ताकियो भी आती हैं। शिन ने इस स्टेशन में रुककर वहां के सबसे अमीर वाले पैसेंजर्स का पता लगा लिया था। अब शिन ट्रेन के अंदर सैरा के पास जाता है और सैरा शिन को पुराने स्टेशन के अमीर पैसेंजर्स वाली लिस्ट देती है। इसे शिन अपने पास रखकर वहां से चला जाता है। आगे ट्रेन जैसे ही टनल से गुजरती है वैसे ही जून, जो कि सिगरेट पी रही थी, और जून का जोड़ीदार केंटा, ये दोनों ड्रेसिंग रूम जाकर अपना कॉस्ट्यूम बदल लेती हैं। असल में ये सभी शिन के ही साथी थे। आगे ये लोग ट्रेन में बैठे सभी लोगों को होस्टेज बना लेती हैं। इनके ग्रुप के पास सभी तरह के हथियार थे जिससे ये किसी के भी कैबिन में जबरदस्ती घुस सकते थे। साथ ही इन्हें अच्छे से पता था कि कौन सा आदमी कितना अमीर है। लेकिन तभी होस्टेज बनने के डर से कुछ पैसेंजर्स ट्रेन की खिड़की से बाहर कूदने लगती हैं। इन्हीं को देख जियान भी खिड़की से जंप करके घास के ऊपर गिर जाता है। तब शिन और उसके कुछ साथी भी बगैर कुछ सोचे ट्रेन से नीचे कूदते हैं और ट्रेन से भागने वाले सभी पैसेंजर्स को वहीं पकड़ लेती हैं। इस दौरान रोज अपने साथियों के लिए ट्रेन का ब्रेक दबाकर ट्रेन को वहीं पर रोक देती है। इस तरह शिन के लोगों ने भी उन भागे हुए पैसेंजर्स को पकड़ लिया था और उनसे उनकी कीमती चीजें चोरी कर रहे थे। लेकिन इतने में ही जियान मास्क हटाकर शिन का चेहरा देख लेता है। लेकिन शिन के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए शिन जियान को जल्दी से सिर्फ लूट कर वहां से ट्रेन में बैठ जाता है और इस तरह से ये लोग एक चलती हुई ट्रेन को सक्सेसफुली हाईजैक करके उसे लूट लेते हैं। फिर सीन शहर के लोकल क्रिमिनल डोंग पर शिफ्ट होता है। डोंग उसी ट्रेन से लूटी हुई कुछ कीमती चीजें अपने सामने वाले आदमी को बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर अचानक वहां से डोंग और डीलर दोनों ही भागने लगते हैं क्योंकि इनके पीछे हेड ऑफिसर जैंग आ गया था। डोंग जैंग से भागने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में जैंग डोंग को पकड़ ही लेता है। आगे जैंग को तलाशी करने पर डोंग के पास से वो सारे सामान मिलते हैं जो ट्रेन से चोरी हुए थे। साथ ही पासपोर्ट में डोंग का नाम यामामोटो था, यानी ये डोंग का नकली पासपोर्ट है। जैंग डोंग से कहता है, तो इसका मतलब उस ट्रेन रॉबरी में तुम भी शामिल थे? डोंग कहता है, नहीं, K3 ट्रेन को मैंने नहीं लूटा था। जैंग कहता है, पर मैंने तो किसी पर्टिकुलर ट्रेन का जिक्र नहीं किया, तो तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं किस ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ? यानी वो ट्रेन रॉबरी तुमने ही की थी। इवन तुमसे हमें कई सारे ऐसे सामान मिले हैं जो कि ट्रेन के पैसेंजर्स के पास से गायब हुए थे। अगर ये बात कोर्ट में साबित हुई तो तुम काफी लंबे समय के लिए जेल जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मेरे सरकारी गवाह बनकर मुझे उस रॉबरी में शामिल बाकी मेंबर्स की डिटेल्स बताओ, बदले में मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। तो डोंग इस पर राजी हो जाता है। डोंग कहता है, मुझे बस इतना पता है कि उनके ग्रुप में वो लोग डी नाम के किसी आदमी को अपना लीडर बोलते हैं। असल में मैं ट्रेन से बस बिजनेस के सिलसिले में रशिया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में मुझे इसी डी ने चोरी करने का ऑफर दिया और बताया कि हमारी टीम की एक लड़की ने अमीर लोगों का सीट नंबर नोट कर लिया है, हम सिर्फ उन्हीं सीट्स को लूटेंगे। जैंग कहता है, अच्छा, और ये डी का कोई पूरा नाम है? डोंग कहता है, सॉरी, डी का पूरा नाम मुझे नहीं पता। इसे सुन जैंग डिसअपॉइंट होता है।
आगे जैंग के ऑफिस में न्यू ऑफिसर किम आता है। किम स्केच बनाने में मास्टर था। किम ने डोंग के बताए अनुसार डी नाम के उस आदमी की 2 स्केचेस बनाई थी, एक बगैर मास्क वाली और एक मास्क के साथ। इसे देख जैंग किम से कहता है, इस फाइल में बाकी ऑफिसर्स के वीजाज हैं, उन्हें वापस कर देना और अपना वीजा भी साथ रख लो, हम सभी कल रशिया जा रहे हैं। अगले दिन जैंग अपनी एक पूरी अंडरकवर टीम लेकर उसी K3 ट्रेन में बैठता है। असल में ये एक VIP ट्रेन थी जो 2 देशों को जोड़ती थी और ये मामला 2 देशों के बीच का था, इसलिए इन्हें इसे जल्दी ही सॉल्व करना होगा। अब जैंग अपने कंपार्टमेंट से जैसे ही बाहर आता है वैसे ही उसकी नजर वहाँ सैरा पर पड़ती है। सैरा नोटबुक पर कुछ लिख रही थी। ये देख जैंग को डोंग की बात याद आती है। डोंग ने बताया था कि कोई लेडी ट्रेन में अमीर लोगों की पैसेंजर सीट्स लिखती थी। बस इसे देख जैंग समझ जाता है कि वो लेडी सैरा ही है। सैरा सीट नंबर नोट करने के बाद अपनी नोटबुक पर्स में डाल लेती है। ये सब देखकर जैंग सैरा के पास आता है और सीक्रेट जलाने के बहाने उससे लाइटर मांगता है। फिर सैरा अपने लाइटर से जैंग का सीक्रेट जलाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त जैंग चुपके से सैरा की वो वाली नोटबुक चुराकर अपने पास रख लेता है और लिस्ट को चेक करता है तो इसमें सच में सीट्स के नंबर लिखे हुए थे। फिर सीन किम पर शिफ्ट होता है। अचानक से सैरा के गुंडे किम के कंपार्टमेंट में जाकर उसे सारा सामान अपने हवाले करने को कहती हैं, लेकिन किम पुलिस ऑफिसर था और उसे पुलिस ट्रेनिंग थी, इसलिए किम उन दोनों से फाइट बैक करता है। वहीं आवाज सुनकर किम के बाकी साथी भी उन सभी चोरों की गैंग को मारकर पकड़ लेती हैं। उधर ये सब देखकर सैरा वहीं छिप जाती है। ऑफिसर जैंग को पता था कि ये लोग इन्हें बेचने वाले मेन आदमी का नाम डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इसलिए जैंग कैंटा से कहता है, इस ट्रेन को हम लूटने वाले थे, लेकिन तुम्हें इधर किसने भेजा? तुम्हारा बॉस कौन है? कैंटा कहता है, इस सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं, हम दोनों का काम सेम है, इसलिए इस ट्रेन को तुम लूट लो, अगली ट्रेन हमारी होगी। इसे सुन जैंग कैंटा को छोड़ देता है और ट्रेन अपने स्टेशन में जाकर रुकती है, जिससे वे सारे लुटेरे अपना हुलिया ठीक करके बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जैंग को अब पता लग गया था कि इनकी टीम की एक खास सदस्य सैरा है, इसलिए जैंग सैरा पर नजर रखेगा। फिर इसी के साथ मूवी रशिया पर शिफ्ट होती है और हम एक बड़ा सा म्यूजिक कॉन्सर्ट देखते हैं। इस कॉन्सर्ट को उन लोगों का मेन लीडर शिन भी देखने आया था। तभी शिन के पास उसका राइट हैंड ताकियो आकर कहता है कि हमारे 4 साथी ट्रेन में लूटपाट करने में फेल हो गए। शिन कहता है, मैंने कहा था उस कैंटा से मेरे बगैर ना जाने को, लेकिन वो मेरी बात सुनता कहाँ है। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैरा भी उनके साथ चली जाएगी। ताकियो कहता है, दरअसल सैरा की मॉम बीमार थी और सैरा को इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने ये चोरी की। इतना बताते ही मूवी मास्टर ली पर शिफ्ट होती है। ली अपने देश से भागकर रशिया आया था और तब से ली सभी इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा रहता है। यहाँ ली की अंडरवर्ल्ड माफिया पार्क से मीटिंग थी। पार्क के आदमी ली को ढेर सारा पैसा देती हैं, जिसके बदले ली पार्क के आदमियों को उनका नकली पासपोर्ट बनवा कर देता है। तभी पार्क कहता है, वैसे मैं तुम्हें मेरे नए दोस्त किमुरा से मिलवाने आया हूँ। किमुरा नानचैंग देश से है। तब किमुरा डायरेक्ट मुद्दे पर आकर कहता है, मेरा बॉस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन शुरू से ही उसका सपना एक पायलट बनने का रहा है, इसलिए वो कुछ फाइटर्स जेट खरीदना चाहता है। कैंटा कहता है, और अगर तुम वो फाइटर जेट्स खरीदने में किमुरा के बॉस की हेल्प करो तो उसका बॉस हमारी बहुत मदद करेगा। तो इससे पहले ली कुछ कह पाता, उतने में ही ली को सैरा मिलने बुलाती है। दूसरी तरफ सैरा ने महसूस कर लिया था कि जैंग की टीम उस पर रास्ते पर नजर रख रही है, इसलिए सैरा ली के आते ही ली की गाड़ी में बैठ जाती है और ली को किसी प्राइवेट जगह ले जाने कहती है जहां कोई पीछा ना कर सके। तब ली ऐसा ही करता है। इधर ली की बातों से पता लग रहा था कि ली ने ही सैरा को हाल ही में की गई ट्रेन रॉबरी का आइडिया दिया था, लेकिन वो रॉबरी फेल हो गई और सैरा के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए ली खुद की तरफ से सैरा को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करा सके। दूसरी तरफ जैंग के साथ ही रशिया के एक ऑफिसर से मिलती हैं। ऑफिसर इन्हें बताता है कि मैंने सब सेट कर दिया है, अब आपकी टीम रशियन पुलिस के साथ मिलकर काम कर सकती है। साथ ही हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि बाहर किसी को आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। ऐसा कहकर वो ऑफिसर जैंग की टीम को उनका ऑफिस दिखाता है जहाँ वे लोग सीक्रेटली काम कर सकेंगे। रात में जैंग की मुलाकात रशियन पुलिस डिपार्टमेंट के हेड माइकल से होती है। जैंग मिलते ही माइकल को एक एनवलप देता है। इस एनवलप में कैंटा, सैरा और उनके लीडर शिन की स्केच फोटोज थी। माइकल कहता है, ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है क्योंकि ये लोग अपनी आइडेंटिटी बदल कर रहती हैं, बट फिर भी मैं अपने कॉन्टैक्ट से इनका पता लगाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम शिन को देखती हैं। शिन अपनी रशियन गर्लफ्रेंड जैकलिन के साथ एक बड़े से कसिनो के अंदर जाता है। दरअसल जैकलिन का भाई इसी कसिनो में काम करता था। ये सब करते हुए यहाँ शिन को कैंटा देख लेता है। आगे जैकलिन का भाई डेविड शिन को उसका कसिनो टूर कराने ले चलता है। कसिनो दिखाते वक्त डेविड एक बैक टूर का जिक्र करता है
जिसके अंदर सिर्फ वीआईपी मेंबर्स ही अलाउ थे। शिन देखता है कि इस बैकडोर के अंदर शहर की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई थी। इस वाटर सप्लाई का काम शहर के सारे गंदे पानी को रिवर में ट्रांसपोर्ट करने का था। शिन कहता है आपको इस सप्लाई से काफी सारा फायदा होता होगा। डेविड कहता है हाँ, सिर्फ इसी से हम करोड़ों रुपए कमाते हैं और इस जगह किसी का भी वीआईपी कार्ड के बगैर आना निषेध है। दूसरी तरफ हम जैंग की टीम को देखते हैं। ये लोग रास्ते में वहाँ के सिटीजन्स को कैंटा की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने भी कैंटा को नहीं देखा था। इसी के साथ सीन कैंटा पर शिफ्ट होता है। कैंटा शिन से कहता है तुम्हारे हाथ कोई बड़ी चोरी लगी है, लेकिन तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। शिन कहता है तुमसे ये किसने बोला। कैंटा कहता है तुम कभी गैम्बलिंग नहीं करते, बट मैंने तुम्हें कसिनो के अंदर देखा था। शिन कहता है जैकलिन वहाँ अपना लक आजमाने गई थी। ऐसा कहकर शिन कैंटा को उसकी आखिरी चोरी का हिस्सा देता है। तब कैंटा कहता है हम सभी लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालकर चोरी करती हैं और तुम हमें इतना छोटा सा शेयर देती हो, मैं इसे नहीं रखूंगा। शिन कहता है तो मुझे दे दो, वैसे भी तुमने इससे पहले भी अकेले चोरी करने की कोशिश की थी और खुद किसी चोर के हाथों लूट लिए गए। तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा ना ऐसा करने में। सोचो अगर उनकी जगह पुलिस होती तो हम सब फंस जाते। कैंटा कहता है वो दिन ही काफी मनहूस था। ताकियो कहता है अगर तुम ये बिजनेस अकेले करना चाहते हो तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। जोआना कहती है तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो। तो इसे सुनते ही ताकियो जोआना की गर्दन काट देता है, जिससे जोआना मर जाती है। ये लोग इधर कैंटा को भी मारने वाले होती हैं, लेकिन कैंटा सही समय पर भागकर किसी तरह बस में चढ़ जाता है। अगले सीन में मास्टर ली अपने घर में शिन को देखता है और गन निकालने लगता है, लेकिन शिन कहता है तुम्हारी गन मेरे पास है, पर फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया हूँ। ली कहता है सॉरी, पर मेरा ट्रेन रॉबरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिन कहता है अगर हमारे खोदे हुए उस टनल का पता नहीं लगता तो शायद आज हम स्मगलिंग करके $1 मिलियन छाप रहे होते। तुम सुरंग बनाने में एक्सपर्ट हो और इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प से एक कसिनो के नीचे सुरंग खुदवाना चाहता हूँ। ली कहता है और तुम्हारे इस प्लान में मेरे अलावा और कौन कौन शामिल है। शिन कहता है मैकेनिस्ट जू तुम्हें सुरंग खोदने में असिस्ट करेगा। दूसरा जैकलिन का भाई डेविड। डेविड कसिनो का चप्पा चप्पा जानता है, इसलिए वो हमारे लिए इनसाइडर का काम करेगा। उस कसिनो तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है कसिनो के नीचे बना वाटर सप्लाई टनल। तो इतना जानकर ली शिन के प्लान में काम करने से मना कर देता है। शिन कहता है मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। तुम्हारी बेटी एल्सा मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें उसे वापस अपने पास देखना है तो मेरा काम करना होगा। ली कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करूंगा, बस एल्सा को कुछ मत करना। फिर अगले दिन से ली मैकेनिस्ट जू के साथ सीवर लाइन एरिया में जाता है। यहाँ बना एक टनल इनडायरेक्टली कसिनो की वाटर सप्लाई से जाकर जुड़ता था, इसलिए ली मैकेनिस्ट को इसी टनल में इशारा करके गड्ढा खोदने कहता है और मैकेनिस्ट भी टनल के पास से ट्रेन के गुजरते वक्त अपनी मशीन चलाता है ताकि मशीन की आवाज ट्रेन की आवाज से दब जाए। वहीं बाहर एक स्टैचू के पास जॉन नाम का बंजारा आदमी हारमोनियम प्ले कर रहा था। तभी शिन फ्लूट बजाते हुए जॉन के पास जाता है और जॉन के हाथ एक बॉक्स देखता है। जॉन बॉक्स को खोलता है तो उसमें कैंटा की फोटो थी। शिन जॉन से कहता है तुम्हें इसी आदमी को ढूंढकर इसका मर्डर करना है। तब जॉन जैंग की फोटो दिखाकर कहता है वैसे ये चाइनीज आदमी तुम्हें ढूंढने मेरे पास आया था। तो इसे सुन शिन ऑफिसर जैंग की तस्वीर अपने पास रख लेता है। वहीं हम कैंटा को देखते हैं। कैंटा फोन बूथ से ली को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ उसी फोन बूथ का ट्रैकर कैंटा की कॉल ट्रैक करके ऑफिसर जैंग को इन्फॉर्मेशन देता है कि 1 घंटे के बाद ही कैंटा और मिस्टर ली एक दूसरे से मिलेंगे। आगे 1 घंटे बाद ली कैंटा से मिलकर उसे भी उसका नकली पासपोर्ट देता है। तभी कैंटा कहता है क्या शिन को पता है कि तुम उसकी और मेरी दोनों की हेल्प कर रहे हो। ली कहता है मुझे तुम दोनों की आपसी लड़ाई से कोई मतलब नहीं, मैं सर इतना जानता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम दोनों से मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो इसे सुन कैंटा चला जाता है। कैंटा के बाहर निकलते ही जॉन नाम का वो भिखारी कैंटा पर अपनी गन से फायरिंग स्टार्ट कर देता है और इसी बीच एक गोली कैंटा के कंधे में लग जाती है। लेकिन उसी वक्त जैंग के लोग वहां अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और कैंटा की हालत देखकर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से ले चलते हैं। कैंटा मरने की हालत में जैंग से कहता है मुझे बचा लो, इसके बदले मैं तुम्हें डी का सारा प्लान बता दूंगा। डी का अगला टारगेट सीवर से जुड़ा हुआ है। इतना बताते ही इनकी गाड़ी का डी यानी कि शिन के लोग एक्सीडेंट कर देती हैं। हालांकि एक्सीडेंट में जैंग और उसकी टीम बच जाती है। अब कैंटा से जैंग को पता लग गया था कि सीवर के नीचे जरूर कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ शिन को समझा रहा था कि ये टनल एक और चीज के काम आता है। दरअसल ट्रक से ढेर सारा पैसा भेजना रिस्की है, इसलिए यहाँ के लोग पैसा ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीवर की हेल्प लेती हैं। हर रात 2 बजे स्टाफ के लोग सीवर का ब्लॉकेज खोल देती हैं और पानी के बहाव से सील किया हुआ पैसा कसिनो के पास
पहुंच जाता है। इस महीने की 15 तारीख को भी कसिनो ऐसा ही करने वाला है, इसलिए हमारे पास बस एक ही मौका है। आगे लिए अपना खोदा हुआ सुरंग दिखाकर बताता है ये सुरंग सीधा सीवर की गेट में जाकर खुलती है। सीवर का गेट खोलते ही आप लोग सीवर की मेन लाइन में होंगे। शिन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरा एक बार ये सीवर देख कर आता हूँ। दूसरी तरफ जैंग भी उस सीवर के अंदर चेकिंग करने आया था। जैंग चेकिंग करते हुए कसिनो के पास वाले दरवाजे में पहुँचता है और कसिनो स्टाफ को अपनी ID दिखाता है, जिसे देख स्टाफ दरवाजा खोलकर जैंग को सीवर से बाहर निकालता है। यहाँ जैंग को आगे बढ़ने पर पहली बार पता लगता है कि इस जगह पर कोई कसिनो भी था। इतना जानने के बाद जैंग को फिर से सीवर के अंदर बुलाया जाता है, क्योंकि सीवर के पास का पानी वाइब्रेट कर रहा था। तब जैंग वाइब्रेटेड पानी को देखते हुए टनल के अंदर इन्वेस्टिगेट करने जाता है। दरअसल पानी ली के सुरंग तैयार करने की वजह से वाइब्रेट हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ली को महसूस हो जाता है कि कुछ लोग उनके आस पास आ रहे हैं, इसलिए ली दीवार में कान लगाकर सुनता है। ठीक इसी दीवार की दूसरी तरफ से जैंग को भी मशीन की आवाज आई थी, इसलिए जैंग भी कान लगाकर सुन रहा था। लेकिन जैंग के आने से पहले ही ये लोग उस सुरंग को ढककर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन माइकल जैंग को बताता है कि हमारे यहाँ एक लेडी अपनी कंप्लेंट लिखवाने आई थी। उसके मुताबिक डी का चेहरा बिल्कुल उसके हस्बैंड को पीटने वाले के जैसा था। दरअसल ओपेरा में उस लेडी और उसके हस्बैंड ने डी को चुप रहने कहा था, जिससे गुस्से में आकर डी ने उस लेडी के हस्बैंड को दरवाजे से ठोक ठोक कर मार डाला। आगे ये लोग उस लेडी से ओपेरा के बारे में पूछते हैं, जिसे अटेंड करने डी उस वक्त गया था। लेडी कहती है वो शोस्टैकोविच का ओपेरा था। आगे जैंग उस ट्रेन हाइस की विक्टिम मिचिको से बात करता है। मिचिको बताती है कि उनके टीम लीडर के कान में हेडफोन्स लगे हुए थे और उन हेडफोन्स की आवाज की वजह से मैं इतना बता सकती हूँ कि वो वहाँ शोस्टैकोविच का गाना सुन रहा था। फिर मूवी एक हफ्ते आगे बढ़ती है और हम शोस्टैकोविच का अगला ओपेरा देखते हैं। इस ओपेरा को देखने जैंग और उसकी टीम भी आई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शिन इस सिंगर का एक भी ओपेरा मिस नहीं करता। ओपेरा का मैनेजर बताता है कि इस शो को अटेंड करने फॉरेन देश के प्राइम मिनिस्टर चाओ और उनका अंधा बेटा हारू आए हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा VIP मेंबर हैं। तो इसे सुन जैंग बाथरूम चला जाता है और तभी जैंग के पास एक अनजान आदमी हैंड वॉश करने आता है। यह आदमी असल में शिन था और शिन यहाँ जैंग को मारने आया था, लेकिन गन निकालने से पहले ही वहाँ वॉशरूम में एक दूसरी फैमिली एंटर कर जाती है, जिसे देखकर शिन अपनी गन वापस रख लेता है और वापस से ओपेरा हाउस चला जाता है, क्योंकि शो स्टार्ट हो चुका था। दूसरी तरफ जैंग शिन की इन्फॉर्मेशन जैसे हाइट और हुलिया सब टीम वालों को बता देता है, क्योंकि जैंग को भी पता लग गया था कि बाथरूम में मिला वो आदमी शिन ही था। तभी जैंग को मैनेजर पर्सनल में बुलाकर बताता है कि आप लोग जैंग को VIP मेंबर्स के सामने अरेस्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें शो खत्म होने और उनके जाने तक का वेट करना होगा। जैंग कहता है सभी के जाते वक्त काफी भीड़ हो जाएगी। मैनेजर कहता है उसके लिए हम एग्जिट डोर्स ब्लॉक कर देंगे और VIPs को पूरी तरह चेक करके ही बाहर भेजेंगे। फिर सीन वापस से शिन पर शिफ्ट होता है। शिन देखता है कि मैरी के बेटे हारू को उसका बॉडीगार्ड वॉशरूम लेकर जा रहा था। इसे देख शिन अपनी गर्लफ्रेंड जैकलिन के कानों में कुछ कहता है और जैकलिन भी सेम टाइम पर वहां से निकलकर वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम में अपने कॉस्ट्यूम बदल लेती है। फिर जैसे ही हारू वॉशरूम से बाहर आता है, उसी सेम टाइम पर जैकलिन भी बाहर आती है और हॉल तक पहुंचती ही हारू की आंखों में अपना कपड़ा मारकर और बॉडीगार्ड पर चिली स्प्रे छिड़क कर अपने एंकल से हारू को धक्का दे देती है और वहां से भाग जाती है। तभी ऐन वक्त में शिन हारू को बाल बाल गिरने से बचा लेता है, जिसे देख सभी लोग शिन के पास आते हैं और सेम वक्त पर ओपेरा भी खत्म हो जाता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर चाओ शिन का शुक्रिया करने उसके एकदम नजदीक खड़ी थी, इसलिए कोई चाहकर शिन को नहीं पकड़ सकता था। इधर जैंग समझ जाता है कि ये सब शिन का प्लान का हिस्सा था यहाँ से निकलने का। अब पुलिस से बचकर शिन सीधा सैरा के घर जाता है। शिन सैरा से कहता है आज मैं बड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे और ताकियो के रिलेशन के बारे में बात करनी है। सैरा कहती है मुझे पता है आपको लगता है कि ताकियो मेरी वजह से कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस पर शिन हंसने लगता है और सैरा के साथ जबरदस्ती करता है। आगे सैरा का बॉयफ्रेंड ताकियो भी सैरा के लिए फ्लावर लेकर अपने घर आया, लेकिन इधर उसने देखा कि शिन सोफे में पड़ा हुआ था और सैरा कमरे में अकेली न्यूड हालत में थी। इसे देख ताकियो शिन पर गन तान कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ फिजिकल होने की। तब शिन ताकियो के हाथ से गन छीन लेता है और ताकियो को मारकर कहता है मैंने कितनी बार कहा था तुमसे हमारे बिजनेस के बीच फीलिंग्स को ना लाने के लिए।
अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें इस प्यार व्यार के चक्कर को छोड़ना होगा। तो टाकियो शिन की बातों से मैनिपुलेट होकर उसकी बात मान जाता है। वहीं इस सब का सारा को बहुत बुरा लगा था, इसलिए सारा अगले ही दिन शिन की सारी पोल पट्टी खोलने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है और उन्हें बताती है कि आज रात के ठीक 2 बजे शिन और उसके साथी सीवर लाइन से पैसे लूटने वाली हैं। तो इस जानकारी के बाद जैंग की टीम सीवर लाइन के चप्पे चप्पे में फैल जाती है। वहीं जैंग माइकल से कहता है, मैं कैसीनो जाकर वहाँ का हाल देखता हूँ। ऐसा कहकर जैंग बैक डोर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ शिन की टीम के लोग ली के बनाए सुरंग को हटाकर उसके दूसरी तरफ जाती हैं, जहाँ से सीवर लाइन जुड़ी थी। वहीं पैलर में कसिनो का जायजा लेते वक्त जैंग के पास शिन आता है। शिन कहता है, हम दोनों यहाँ फिर से मिल गए। दूसरी तरफ वहाँ सीवर में शिन के लोग सीवर लाइन तक पहुँच जाती हैं और जैंग की घड़ी में करेक्ट 2 बज चुके होती हैं, इसलिए जैंग सीवर के बैकडोर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ से स्टाफ सारा पैसा सील करके पानी के अंदर डालती हैं और नीचे आते ही कसिनो के वर्कर्स उन पैसों को अपने साथ बोट में ले चलती हैं। इधर सीवर के एकदम पास सिन के आदमी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वर्कर्स की बोट इनके पास आती है, वैसे ही ये लोग उन वर्कर्स पर हमला बोल देती हैं और उनके पैसे ऊपर सप्लाई करने लगती हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ऊपर पुलिस वाले भी थे। ये सब करते हुए जैंग शिन के आदमियों को भागते हुए देख लेता है, लेकिन वो आदमी जल्दी से अपनी बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। उसी की तरह उसकी पूरी टीम टनल में रखी अपनी अपनी बाइक से वहाँ से भागने लगती हैं, पर अंत में जैंग के हाथ उनकी टीम का एक मेंबर लग जाता है। ये मेंबर और कोई नहीं बल्कि मैकेनिस्ट जाओ था। जाओ को सिर्फ ली को छोड़कर शिन की टीम के किसी भी मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए जाओ की मदद से ये लोग ली की इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, जिससे इन्हें पता लगता है कि ली एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ली का असली नाम कुछ और है और ली ने 1988 में एक खुफिया टनल खोदा था। उस टनल के जरिए इलीगल सामान और स्मगलिंग की जाती थी, लेकिन बहुत जल्द पुलिस को इस बारे में पता लग गया और ली को पुलिस ले गई। सजा खत्म होने से पहले ली एक बार अपनी बेटी से मिलने जेल से बाहर निकला और तब से ली की बेटी और खुद ली फरार है। आज तक उनका किसी को पता नहीं लगा। अगली सीन में ली शिन के पास अपनी बेटी लेने जाता है, लेकिन शिन कहता है, मैंने ये कहा था कि कसिनो से चोरी करने के बाद हम तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस कर देंगे। अब मुझे बताओ, क्या हमने अभी तक कसिनो लूटा है? ली कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तब शिन ली को एक एयर जेट का पोस्ट कार्ड दिखाता है, जिससे ली समझ जाता है कि ये काम पार्क का है। आगे ली पार्क को बताता है कि ये फाइटर प्लेन ईस्टर्न जर्मन एयरफोर्स से है और इसे रखना अलाउ नहीं है, पर फिर भी मैं इसे तुम्हें दिलाने की इलीगल तरह से कोशिश करूंगा। ऐसी डील कर जैसे ही ली अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पुलिस वाले ली का वेलकम करने पहले से ही खड़ी थी। आगे जैंग ली से कहता है, तुम्हारे घर से मिले पासपोर्ट में भी तुम्हारा असली नाम नहीं है। ली कहता है, ये आदमी मैं नहीं हूँ, मेरा हमशक्ल है। वैसे भी आपके पास सिर्फ इस पासपोर्ट को छोड़कर कोई एविडेंस नहीं। जैंग कहता है, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो, क्या तुम अपनी बेटी से भी ऐसे ही झूठ बोलते हो? तो इसे सुन ली के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाती हैं। ली कहता है, मेरी कोई बेटी नहीं है। जैंग कहता है, फिर भागते रहो, तुम कहीं भी जाओगे हम हर जगह तुम्हारा पीछा करेंगे। ऐसा बोलकर जैंग ली की हथकड़ी खोल देता है। खुलते वक्त ली कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा ट्रेन रॉबरी में कोई हाथ नहीं था। जैंग कहता है, मुझे पता है, हमारी टीम को सारा ने अच्छे से बता रखा है कि ट्रेन रॉबरी में कौन कौन शामिल था। असल में सारा का शिन ने रेप किया था, इसलिए सारा हमारे साइड मिल गई। फिलहाल सारा हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सारा के पास अचानक से ताक्यो आता है। ताक्यो सारा से बहुत नाराज था क्योंकि सारा ने उनका बनता काम बिगाड़ा था, इसलिए ताक्यो सारा का गला काट कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे सारा की वहीं मौत हो जाती है। फिर जब हॉस्पिटल स्टाफ सारा की डेड बॉडी लेकर जा रही होती हैं, तो इसे ली भी देख लेता है और अब ली को डर लगने लगा था कि कहीं शिन उसकी बेटी का भी हाल कुछ ऐसा ना कर दे। इसलिए ली जैंग के साथ मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देता है और रिक्वेस्ट करता है, मुझे बस कल शिन के साथ डील करने दीजिए। एक बार वो मेरी बेटी वापस कर दे, तब आप हम दोनों को साथ में अरेस्ट कर लेना। तो इस पर जैंग मान जाता है। अगली सीन में ली पार्क और शिन को एक अबेंडेंड बिल्डिंग के अंदर बुलाता है। इसी बिल्डिंग के पास फाइटर जेट का परीक्षण होने वाला था और इसी बिल्डिंग में जैंग के साथी इन्हें अरेस्ट करने वाली थी। अब शिन ली के पास पहुंचते ही उसे फाइटर जेट के बारे में पूछता है। तब ली उस फाइटर जेट को उड़वाते हुए वहां बिल्डिंग के पास लैंड कराता है। इसे देख पार्क बहुत खुश होता है और उन्हें फाइटर जेट के बदले पैसे भी देता है। शिन कहता है, अगर तुम्हें पायलट भी चाहिए हो तो हमें बताना। पार्क कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास मेरा खास आदमी है। जियान, इधर आओ। पार्क के ऐसा कहते ही वहाँ जियान आता है। जियान असल में वही आदमी था जिसे पार्क ने ट्रेन में लूटा था और जियान ने पार्क का मास्क हटाकर उसकी शक्ल देख ली थी।
प्रेजेंट में जियान कहता है यही वो लुटेरा है जिसने मुझे लूटा था। तो इसे सुन पार्क के लोग शिन को मारने लगती हैं। तब पुलिस वालों को लड़ाई रुकवाने इनके सामने आना पड़ता है, लेकिन इससे लड़ाई और भी ज्यादा बदतर हो जाती है और माफियाज और पुलिस दोनों अपनी अपनी गन से एक दूसरे के आदमियों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। इस बीच फाइटर जेट का ड्राइवर अपने जेट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिन किसी तरह उस जेट में चढ़कर उसके अंदर बैठ जाता है। तब इसे देख जैंग भी अपनी पुलिस वाली कार से जेट का पीछा करता है और फाइनली जेट में चढ़ जाता है। तब जैंग को हटाने के लिए शिन जेट को टावर की तरफ मोड़ देता है, जिसे देख जैंग जेट से कूद जाता है। वहीं जेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर टावर से क्रैश हो जाती है। क्रैश होते ही शिन भी बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद फाइनली ये लोग शिन को हिरासत में ले लेते हैं और टॉर्चर करने पर शिन ली की बेटी के बारे में बता देता है। कुछ दिनों बाद जैंग की टीम शिन और ली को अपने साथ ट्रेन में बिठाती है। दरअसल ली चाइना से अपनी आधी सजा बगैर पूरी किए ही भाग गया था। वहीं चाइना में रहने वाले डोंग की गवाही से कंफर्म हो सकता था कि शिन ही असली लुटेरा था, इसलिए दोनों को ट्रेन से चाइना ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसी के पैरेलल में हम जैकलिन को देखती हैं। जैकलिन किसी तरह शिन को ट्रेन से भगाने का प्लान बना रही थी और ऐसा करने के लिए उसने रिपेयरिंग स्टेशन चुना था। अब ट्रेन रात भर का सफर करके रिपेयरिंग स्टेशन रुकती है। इस जगह ट्रेन के पुराने निचले हिस्से को उतार कर नया हिस्सा भरा जाता था ताकि ट्रेन और दूर का सफर आसानी से कर सके। तभी वहाँ कुछ गुंडों की गाड़ियाँ आ जाती हैं। इनमें से कुछ गाड़ियों में बॉम्ब था। यही बॉम्ब ट्रेन के पास ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बचे हुए कुछ पैसेंजर्स घबराकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं और इसी मौके पर जैकलिन और ताक्यो उन सभी को गन पॉइंट में लेकर होस्टेज बना लेती हैं। ताक्यो स्पीकर के थ्रू पुलिस वालों से कहती है शिन को हमारे हवाले कर दो, वरना हम यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं होस्टेज में एक ऑफिसर किम भी था। किम अपनी स्किल से जैकलिन से गन छीनकर फायर करता है, जिससे सभी पैसेंजर्स वापस भागने लगते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर्स और शिन के गुंडों के बीच फायरिंग मच जाती है। इसी फायरिंग में जैन जैकलिन को गन से शूट करके मार डालता है। अंत में जैंग शिन को पकड़ लेता है। वहीं ताक्यो के हाथ भी ली लग जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे पर गन तान कर एक दूसरे के आदमियों को आजाद करने कहती हैं, लेकिन कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। तभी ताक्यो के हाथ गलती से ली पर गोली चल जाती है, जिसे देख जैंग भी ताक्यो पर फायर कर देता है और ताक्यो उसी वक्त मारा जाता है। वहीं ली गोली लगने के बाद से अंधा हो गया था। ली को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे एंडिंग सीन में दिखाते हैं कि ट्रेन रशिया बॉर्डर पहुंचती है। यहाँ ली को ट्रेन से बाहर उसकी बेटी से मिलवाने लाया जाता है। ली की बेटी एल्सा को पुलिस फोर्स ने ढूंढ लिया था और वो यहाँ सुरक्षित थी। एल्सा को अच्छा खासा देखकर ली की सांस में सांस आती है। अब इधर जैंग भी रशियन पुलिस को उनके कॉपरेशन के लिए थैंक्स करता है। वहीं मूवी के एंड में बताते हैं कि चाइना और रशिया पुलिस टीम की जॉइंट एफर्ट से 1993 ट्रेन हाइस्ट का गुनहगार पकड़ा गया। ऐसा ऑपरेशन काफी रेयर होता है जब दो कंट्रीज किसी गुनहगार को सजा दिलाने मिलकर काम करें। ऐसा बताकर ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।